जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट 3 पर, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के वो सभी क्वेश्चंस जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं आरआरबी एनटीपीसी के। यदि आपको मैथ और रीजनिंग के वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आइए शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन का ये सेट होगा जो प्रति दिन आपको मिलेगा। 50-50 क्वेश्चन के सेट, इसको आप देखकर अपने प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा पुख्ता और मजबूत कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें 10-10 क्वेश्चन हर एक सेट, चाहे वो इतिहास का हुआ, चाहे नागरिक शास्त्र का हुआ, या फिर विज्ञान के क्वेश्चन हुए, या भूगोल के क्वेश्चन हुए, या अलग अलग खेल से संबंधित क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन, और उसके साथ साथ अंतिम 10 क्वेश्चन जो होंगे वो प्रतिदिन के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। यदि करंट अफेयर्स के और क्वेश्चंस आपको जानने तो 1 दिसंबर से इसी चैनल पर क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक, चैनल का नाम याद रखिएगा, इसी चैनल पर 1 दिसंबर से हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस भी, सेपरेट वीडियोस आते रहेंगे, जिसमें आपको प्रतिदिन के 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करंट अफेयर संबंधित। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? हम सबको पता है उनके जो गुरु थे कौटिल्य, उनके सहयोग से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौटिल्य का एक और नाम क्या है? आप सभी लोग कमेंट में हमको जरूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मेगस्थनीज ने पुस्तक इंडिका में किस मौर्य शासक के दरबार का वर्णन किया है? तो सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। सबसे पहला, मेगस्थनीज कहाँ का ये दूत आया था, कहाँ से आया था? तो ये यूनान से आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी भारत के ऊपर, इंडिका। ठीक है, बाद में इसी इंडिका और बहुत सारे लोगों ने मिलाकर इंडिया हमारे देश का नाम भी रखा, विदेशियों ने ही। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, मेगस्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। मेगस्थनीज जो था वो यूनान से आया था। और वो किसका राजदूत था? तो प्रश्न ये भी आता है, किसका राजदूत था? तो आप सब लोगों ने सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सेनापति था किसका? सिकंदर का। तो सिकंदर तो वापस लौट गया था, लेकिन उसने यहाँ पर किसको भेजा था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में उसने सेल्यूकस को भेजा था, और सेल्यूकस ने अपने राजदूत को भेजा था मौर्य के यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के। तो हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? अब आपको ये याद आ रहा होगा, या आप ये समझ रहे होंगे कि लगातार ये मौर्य साम्राज्य क्यों है। तो देखो, हर एक वीडियो में इतिहास के 10 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से संबंधित होंगे। जैसे यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, इसके बाद हम लोग जो है अलग अलग जितने भी प्रकार के वंश आए हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अलग अलग वंश, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये जो मध्यकालीन भारत है उसके एक एक विषय को उठाएंगे, और फिर उसके बाद आधुनिक कालीन भारत को भी। तो फिलहाल मौर्य साम्राज्य की 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र को वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम पटना, जो बिहार की राजधानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य काल में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु कौटिल्य द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? तो शासन व्यवस्था के लिए कौन सी है? अर्थशास्त्र है। हालांकि अर्थशास्त्र वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताता है, लेकिन उस समय का जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था वो किसके ऊपर आधारित था? राजनीति शास्त्र पर आधारित था। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र घात के भी नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार भैया मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र का नाम था, अशोक के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? हम सबको पता है कि कलिंग का एक युद्ध हुआ था, उसके बाद इसने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि अशोक का राज्यारोहण कब हुआ? तो याद रखेंगे 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्यारोहण हुआ था। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलिंग जो है वो वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य है वो कलिंग का पूरा क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद इसमें यह पूछ सकता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। 3 क्वेश्चन इससे तैयार हुए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके बाद के हृदय परिवर्तन का उल्लेख है? तो देखिए, अशोक के टोटल 14 जो शिलालेख है, उसमें से जो 13वां शिलालेख है उसमें इस चीज का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य काल में धम्म महामात्र कौन थे? तो जो धार्मिक प्रचारक हुआ करते थे, धर्म के जो प्रचारक होते थे, उन्हीं को कहा जाता था, ध्यान देंगे, धार्मिक प्रचारक को ही धम्म महामात्र या महामात्र धम्म कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो देखो, प्रशासनिक कमजोरी, बाद के जो शासक थे प्रशासन में कमजोर थे, उत्तराधिकार के लिए बाद में संघर्ष भी हुआ, और बाहरी जो आक्रमण था ये भी बहुत बड़ा कारण था। तो उपरोक्त सभी जो चौथा ऑप्शन है
वो हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन मौर्य सम्राट से संबंधित जो है वो है कि अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो एक स्थान है सोहगौरा। सोहगौरा जो क्षेत्र है उस जगह पर अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुआ है। आइए 11वें क्वेश्चन को चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे भारतीय संविधान के विचार के ऊपर। अब हम लोग पॉलिटी के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये पॉलिटी के जो 10 क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान के स्रोत से उठाए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत से। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का विचार यानी भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अब क्या है नीति निर्देशक तत्व? इसका मतलब ये कि भारतीय सरकार को कौन सी चीजें करनी चाहिए जिनके प्रति वो अपने जनता का उत्तरदायी हो, तो उसको बुलाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखेंगे, संसदीय प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो सबको पता है ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड जिसको आज हम लोग कहते हैं, उस समय ग्रेट ब्रिटेन था, उससे लिया गया। संसद तो उन्हीं लोग ने यहाँ पर भी बनाया था और उनके यहाँ पे भी संसद पहले बना था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? देखिए लिखा मौलिक अधिकार संबंधी भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से? तो भैया फंडामेंटल राइट्स हम लोग को मिला यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जनरली हिंदी में इसको अमेरिका ऑप्शन ही देता है, लेकिन इसका पूरा नाम यूएसए है। यूएसए की जो स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है वो 4 जुलाई 1776 में आजाद हुआ था। कहीं कहीं ये भी प्रश्न पूछे गए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो भारत का जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आप सबको पता है कि नहीं पता, लेकिन ये बात है कि अमेरिका की जो नागरिकता वो दोहरी नागरिकता है, वहां के लोग वहां के राज्य और कंट्री दोनों के नागरिक कहलाते हैं, परंतु भारत जो है वो राज्यों का संघ है, भारत में लिखा हुआ है। तो भैया सभी राज्य मिलकर एक संघ का, भारतीय संघ का निर्माण करते हैं, इंडिया का निर्माण करते हैं। और ये चीज हमने कहाँ से उठाई है? तो ये चीज हमने ब्रिटेन से उठाई है। अगला प्रश्न आपको दिखता है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? तो आपातकालीन प्रावधान हम लोगों ने लिया जर्मनी से। याद रखेंगे अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत हमारे यहाँ पर आपातकाल लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 352, 356 और 360 जो है, इसमें सबसे पहला 352 बाहरी आक्रमण से संबंधित होता है। ठीक है, 356 जो होता है वो हमारे देश में जब आंतरिक गृह युद्ध चलता है, चाहे कोई भी प्रदेश में या फिर पूरे देश में, यदि गृह युद्ध की स्थिति आ गई और तब आपातकाल लगाने पड़ गए तो 356 है। और यदि वित्त से भारत बिल्कुल शून्य हो गया, वित्त बिल्कुल समाप्त हो गया, आर्थिक स्थिति एकदम शून्य हो गई भारत की, तो उस लिए 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत भारत में लगाए जाते हैं आपातकाल। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का संघीय ढांचा यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ये कनाडा से लिया गया है। अमेरिका के पास आप लोगों को यूएसए के पास एक देश दिखेगा कनाडा, इसको यहाँ से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो ये भी एज सेम एज फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया। जैसे फंडामेंटल राइट लिया गया वैसे ही जुडिशियल रिव्यू भी लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर यार मान लीजिए आपको 3 प्रकार के हमारे यहाँ पर न्यायपालिका में अदालतें होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उसको हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। तो भैया अगर यदि आपको यहाँ पर मिल गया एक निर्णय आता है जिला न्यायालय पे और आपसे संतुष्ट नहीं हो तो आप ऊपर के न्यायालय पे भी जा सकते हो, और यदि उच्च न्यायालय से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय भी आपके मामले की जांच कर सकता है। तो इसको न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू, फिर से इस चीजों को देखना। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार कि न्यायपालिका टोटल जो जुडिशरी है वो बिल्कुल फ्री होगी बाकी दोनों चीजों से, कार्यपालिका और विधायिका से, है ना, तो एग्जीक्यूटिव से या फिर इन सभी चीजों से बिल्कुल अलग होगी न्यायपालिका। ये कहाँ से लिया गया? तो ये सेम एज अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणराज्य का विचार किस देश? गणराज्य सब लोग को पता है कि रिपब्लिक हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो हम लोग फ्रांस से ही रिपब्लिक शब्द लिए हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। तो ये 10 कुछ क्वेश्चन हो गए जो भारतीय संविधान के स्रोत से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स उसका पूरा नाम है। तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर है? तो वो मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह आप सभी लोगों को बताना होगा, कमेंट में ये बताइए मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और क्रमानुसार मंगल ग्रह पृथ्वी के कितने बगल में या कितने बाद में आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भैया जुपिटर यानी कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यहाँ गेस करिए। तो ये है यूरेनस। ठीक है, इसको हम लोग अरुण भी बोलते हैं हिंदी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? सबको पता है नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण भी बोलते हैं, सबसे दूर है ये क्रमानुसार अगर ध्यान दिया जाए तो। कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र ग्रह, है ना, इसको हम लोग मानते हैं शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, वीनस कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज घूर्णन जो उसकी गति है वो जुपिटर की यानी बृहस्पति की ही है। सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? सबसे घना जाहिर सी बात है, जहां पर सबसे घनी पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं तो वो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है तो पृथ्वी है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह एज इट इज शुक्र। उसके बाद सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य कहां से ऊर्जा प्राप्त करता है? क्या वो परमाणु विखंडित होने पर? बिल्कुल नहीं, परमाणु के संलयन पर वो ऊर्जा प्राप्त करता है। सौरमंडल के कौन से ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? तो अगर हम लोग बात करें शनि, तो शनि पर जो है वो सबसे अधिक चंद्रमा पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, शनि ग्रह इसका आंसर होगा। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, याद रखिएगा, शुद्ध पानी की बात हो रही है। तो किसी भी वस्तु का यदि हम लोग पीएच मान जाने तो अगर वो 7 से कम है तो वो अम्लीय है और 7 से अधिक है तो क्षारीय है, और अगर 7 है तो वो उदासीन होता है। तो पानी का अगर हम लोग बात करें तो वो पीएच मान 7 ही होता है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो यकृत होता है यानी कि लीवर, वो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में होती है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में, सबसे जाहिर सी बात है जो ठोस पदार्थ होगा उसमें ध्वनि की गति सबसे तेजी से होती है। अगला प्रश्न, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो भैया लैक्टोबैसिलस का प्रयोग, याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस, ये जो शब्द है इसको याद रखेंगे। दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए इसी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वो है 21%। सबसे ज्यादा किसका होता है आप लोग इसको बताना है, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एसिड चींटियों के डंक में पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, याद रखेंगे। चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पर होता है? तो वो होता है बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण सबको पता है, प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ये ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ये 40 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग 41वें क्वेश्चन की ओर से बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो आज के करंट अफेयर्स में आइए देखते हैं प्रश्न 2024, अरे माफ कीजिएगा, प्रश्न 41 और 2024 में ये प्रश्न है कि 2024 में गैलेक्सी प्रॉमिस स्वास्थ्य बीमा उत्पाद किस कंपनी ने लॉन्च किया है? फिर से प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न 2 है कि 2024 में गैलेक्सी प्रॉमिस स्वास्थ्य बीमा उत्पाद किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो गैलेक्सी प्रॉमिस है तो जाहिर सी बात है, याद रखिए गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है 2024 में पेगाट्रॉन के आईफोन प्लांट में बहुमत हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सबसे ज्यादा पेगाट्रॉन के आईफोन प्लांट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक WAAW का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य एंटीबायोटिक के गलत उपयोग के बारे में जागरूक करना समाज को और लोगों को। अगला प्रश्न एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न देखेंगे कि नवंबर 2024 में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वॉल्डेसी उक्विर्जा को हाल ही में इंटरपोल के नए सदस्य के रूप में, नए महासचिव के रूप में, माफ कीजिएगा, महासचिव के रूप में। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो सानिया मिर्जा जी को घोषित किया गया। किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस देश ने 2024 में क्रिप्स के साथ ऊर्जा दक्षता गठबंधन की घोषणा की है? तो यूएई ने की है। यूएई को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, यूनाइटेड एमिरेट्स, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई इसका राजधानी। अगला क्वेश्चन है
2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो विक्टोरिया क्लीजियर थिलविग ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान था? देखो 2023 में स्थान 107 था, वर्तमान में 2024 में इसका स्थान 105 है भारत का, 105th। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। तो जाहिर सी बात है, नाइजर शब्द देखकर आप याद रखिएगा, यह सम्मान अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया के द्वारा मिला हुआ है, तो इसको हम लोग सब लोग याद रखेंगे। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, 50वां प्रश्न है 2024 में नासा ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है ताकि पृथ्वी विज्ञान डेटा तक पहुंच आसान बनाई जा सके? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। आप सभी लोग को याद होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन, जिसमें एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी सम्मिलित किया गया, उसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई बाधा या फिर कोई बैरियर उत्पन्न न हो। मिलते हैं हम लोग कल फिर से प्रैक्टिस सेट 4 में। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने सभी दोस्तों को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी रेलवे की, उनको इस वीडियो को सेंड कर दो, और सब लोग अच्छे से तैयारी करिए। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, और लगातार ये प्रैक्टिस सेट आता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आरआरबी का। लगातार प्रतिदिन ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, और यदि 1 तारीख से आपको जुड़ना है तो जुड़े रहिए, ट्यून रहिए हमारे चैनल से। 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।